चलो बताना स्टार्ट करो। वेव का एक्सरसाइज 2 का सर, वो 10th वाला। एक्सरसाइज 2 का 10th। अच्छा, मॉडर्न स्टार्ट हो गया लगाना तुम लोगों का? एक्सरसाइज 2 हो गई है, 3 बाकी। मॉडर्न में डाउट नहीं जाता? नहीं, कम है। चलो अच्छा है, ठीक है, फिर तो लगभग हो ही गया ना फिजिक्स तो तुम लोग का पूरा आप करीब। सर आप वीडियो बनाने वाले थे ना, या क्लास करना ही पड़ेगा। लोगे? नहीं नहीं, बनाऊंगा यार, वीडियो ही बनाऊंगा। अभी तो तुम लोग ऑलरेडी इतना लोडेड चल रहे हो उसमें, तो वीडियो बना के डालने का कोई सेंस भी नहीं था। एक्चुअली मैंने बना तो लिए हैं कुछ कुछ, पीपीटी वगैरह बनाए हैं ताकि बस उससे जैसे ऑप्टिक्स में किया था जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए। बट बनाया नहीं है, पीपीटी बनाया है बस, उसमें बहुत टाइम गया है मेरा। बना दूंगा वो तो, अभी तुम लोग के पास टाइम है बहुत उसके लिए, इस वीक कर दूंगा वो। चलो बताओ एक्सरसाइज 2 में। 10th। 10th। 10th में देखो क्या है, अ सर्टेन ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव ऑफ वेवलेंथ दिस इज मूविंग इन अपोजिट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ particle at x equal to 0 as a function of time is shown. Amplitude of motion is, ना देखो हमें इसकी the transverse velocity of particle at x equal to 0 as a function of time is shown। ये जो ग्राफ दिया है ये वेलोसिटी का ग्राफ है क्या? और नहीं, ये जो हमें दिया हुआ है ग्राफ, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हेलो, उन्होंने वाई और एक्स बोला है ना सर, पर वाई वो और एक्स सब। बोला है लेकिन उसमें लिख भी दिया ना कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at x equal to 0 as a function of time is shown। हाँ, Amplitude of the motion is, तो मेरे हिसाब से फिर ये जो ग्राफ है ना, इसमें जो y है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ सर। फिर ये ऐसे कुछ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0.5, ये सब सीजीएस में ही हो रहा होगा, और ये होगा हमारा 1, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी 1 तक जाएगी ना। तो v इक्वल टू होता है a ओमेगा ना, पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम यही होगा ना उसकी। तो हमें वेवलेंथ दिया है और मैक्स की वैल्यू 1 है, ये सर निकाल। ये डायग्राम गलत है, वो मैंने देखा था। अच्छा ये डायग्राम गलत है। अच्छा, सोल्यूशन में दिया है अलग डायग्राम क्या? वो नहीं, पर ये डायग्राम अलग है। मैंने गूगल पे डाला था इसका, वो जो क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ। ये डायग्राम गलत है। वो 10th का डायग्राम और 15th का डायग्राम देखो सेम है, वो दोनों का है, इसलिए ये डायग्राम गलत है। अच्छा उसमें वो ओके नीचे भी मार्किंग्स करके दिए, मतलब एक्स में भी हो वैसे। और वो ओके। टाइम का ग्राफ है, वो एक्स का ग्राफ नहीं, वो टाइम का ग्राफ। अच्छा, तो ये ग्राफ में कुछ याद है कहाँ से शुरू करना था, क्या है? नहीं अभी तो याद नहीं है, पर वो मैंने लिख के रखे, डायग्राम गलत है।
मतलब डायग्राम में गलत पूरा ये डायग्राम ही चेंज करना है या केवल एक्स टी और वाई भी है, ऐसा नहीं है? पूरा चेंज है, वो देखो ना 15 का डायग्राम फिर से वहां पे कॉपी कर दिया, पूरा डायग्राम है अलग। हाँ, वही कॉपी कर दिया, सही बात है। ठीक है, ठीक है फिर। प्रतीक समझ रहा है ना? मेनली तो वही होगा, अगर वीपी और वो ग्राफ दिया रहेगा तो देख के समझ आ जाएगा ना क्या है एम्पलीट्यूड। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे वही है, ये अगर ये हम मान भी ले 1 है तो एम्पलीट्यूड निकालना ओमेगा के लिए फिर क्या करेंगे? ओमेगा हमारा 2 पाई बाई टी, हमें अब वेवलेंथ दिया है ना, टी निकालने के लिए कुछ और बचेगा नहीं फिर। हाँ सर, समझा। ठीक है। 12th। 12th। Man generates a symmetrical pulse in a string by moving his hand up and down ना। कोई स्ट्रिंग का यहाँ पे हमने इस एंड को अप और डाउन मूव करा रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। टाइम 0 पर उसका हैंड नीचे को जा रहा है और यहाँ पे जो पल्स आगे को ट्रेवल करेगा वो विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो रहा होगा और 6 टाइम इन ईच सेकेंड। अगर वो 1 सेकेंड में 6 बार इसको मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? एक ऑसिलेशन में मीन पोजीशन को कितनी बार क्रॉस करेगा ना? 2। हर ना 2 बार ना, ऐसे जा रहा है कंटिन्यूअस, ऐसे जा रहा होगा तो एक ऑसिलेशन मान लो कोई यहाँ से लेना शुरू करो कोई भी एक जगह से, तो एक बार जाने के टाइम फिर आने के टाइम पे, तो हर एक ऑसिलेशन में 2 बार क्रॉस होगा ना कोई भी एक पॉइंट ना हाँ ऑसिलेशन सर। में। तो अगर 1 सेकेंड में 6 बार क्रॉस हो रहा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो रखी है? 3 ना। हाँ सर। देन द point on the string at a distance 3 meter will reach in uppermost extreme first time at t equal to। तो हमें पूछा गया है कि then the point on the string at a distance 3 meter will reach its extreme position। तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे x इक्वल टू 3 वाला कितनी देर बाद पहुंचेगा ये बताना है ना, किस टाइम पे पहुंचेगा। टाइम 0 पे ये नीचे को जाना शुरू हुआ है, ठीक है समझो। तो अगर जब ये टाइम 0 पे नीचे को जाना शुरू हुआ है तो यही चीज बाद में यहां पर होगी, ये पहले नीचे को जाएगा फिर ऊपर को जाएगा। हेलो। हाँ सर। तो आप क्या करो, पहले इसका निकाल लो कि ये यहां से जाके ये ऊपर कितनी कब गया नो, वो टाइम निकाल लो, फिर उसमें यहां से यहां तक जाने का टाइम और ऐड कर दो, जो चीज यहां हो रही है वही यहां से यहां आने के टाइम में ऐड होने के बाद यहां होगी हाँ सर, समझा। ना। तो ये पहले यहाँ नीचे जाएगा, जैसे यहाँ टाइम पीरियड निकालेंगे तो कितना होगा 1/f मतलब 1/3 सेकेंड ना। टाइम पीरियड ये है ना इसका, हाँ समझ सर। लो ना। फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो टाइम पीरियड इतना आएगा ना। तो हाँ अब सर। 1/3 सेकेंड मतलब ये यहाँ से यहाँ जाने में t/4, फिर ऊपर आने में t/4, फिर यहाँ आने में t/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 3t/4 है। तो यहाँ पर ये 3t/4 टाइम पे होगा, तो यहाँ पे कितनी देर बाद होगा? जितना इसको वेव को आगे बढ़ के जाने में टाइम लगेगा, तो प्लस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है 3, तो 1 सेकेंड और ऐड हो जाएगा, तो 3t/4 मतलब 1/3 प्लस 1 सेकेंड, तो 1/4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5/4, तो मतलब 1.25 सेकेंड। आंसर 13/12 दिया है सर। 13/12। हाँ सर। नहीं नहीं, यही है वो, 13th का देख लिया मैंने, सॉरी गलती से। अच्छा अच्छा, हाँ सर, समझ। ठीक। ठीक है चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो भी मीन पोजीशन पे होगा वही x बाई v टाइम बाद दूसरे पॉइंट पर होगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पे निकाला कब हुआ, फिर उसमें x बाई v ऐड कर दिया। ट्वेंटी टू। Equation of a stationary wave and a traveling wave are this and this. Phase difference between 2 point x1 and x2 is phi1 for the first wave and phi2 for the second wave. Then the ratio of phi1 by phi2. देखो हमने दो पॉइंट लिए हैं, एक तो x1 मतलब पाई बाई 3 के और एक x2 है 3 पाई बाई 2 के। तो देखो स्टैंडिंग वेव में फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर दो नोड के बीच में पॉइंट पड़ रहे हैं तो सेम फेज में होंगे, और अपोजिट में पड़ रहे होंगे तो पाई का फेज डिफरेंस होगा। स्टैंडिंग वेव में तो हमेशा पाई या जीरो का ही फेज डिफरेंस आता है ना। हेलो। हाँ सर। तो इसमें बस आपको ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो दो नोड के बीच में पड़ रहे हैं या आप अलग पड़ रहे हैं। तो आप मान लो ये वाली वैल्यू यहाँ पे डालोगे अभी कोई टाइम जीरो पर, तो ये वैल्यू डालोगे तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 3 ना। तो मतलब इसकी वैल्यू कुछ प्लस में आ रही है, और ये वाली वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा 3 पाई बाई 2। देखो अभी जैसे ये साइन थीटा है ना, इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो इस वाले पार्ट को, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है। हेलो। हाँ सर। ना ये हमने केवल एम्पलीट्यूड को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिखाया है। ये हमारा नोड होगा एक्स इक्वल टू 0, और ये नोड होगा ना, ये कितनी डिस्टेंस पे होगा लैम्डा बाई 2 ना, और लैम्डा कितना होता है 2 पाई बाई के लिख सकते हो ना, बाय 2 ये, तो पाई बाई के ना। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई के आएगी ना, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो वहां से मैंने लैम्डा बाई 2 की वैल्यू निकाली। तो ये डिस्टेंस कितनी है पाई बाई के है ना। ऐसे ये कितनी आएगी, इसमें और एक पाई बाई के ऐड कर दो 2 पाई बाई के, ये 3 पाई बाई के, ऐसे चल रहा होगा ना। तो अब देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे पड़ रहा है, इसके बीच में पड़ रहा है कहीं, और ये वाला पॉइंट कहाँ पड़ रहा है कहीं इन दोनों के बीच में। समझ आ रहा है। प्रतीक हाँ सर। x1 कहीं इधर पड़ेगा ना, इस जगह पे कहीं x1, और x2 कहीं यहाँ पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा ना, नोड के एक इधर है एक इधर है। तो phi1 की वैल्यू मतलब कितनी हो रखी है पाई हाँ सर समझा। ना। तो ये तो पहले वाले का फेज डिफरेंस आया। जो स्टैंडिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव में फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स करके। तो लैम्डा को क्या आप लिखोगे के टर्म में ट्रैवलिंग वेव के लिए 2 पाई बाई के पाई बाई के। ना, और डेल्टा एक्स कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कितना हो रखा है x2 माइनस x1, वो डाल दो यहाँ पर ना। तो इससे ये जो आएगा ये हमारा phi2 हो जाएगा। फिर रेशियो देख लो। हाँ सर समझा। नेक्स्ट। सर 24। हाँ सर 24। टेस्ट तुम लोग का एक वीक आगे कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा अभी है। ठीक है ना, सही हुआ या तुम लोग कर लिए थे सब। तो वैसे थोड़ा हो गया था,
फर्स्ट टेस्ट जितना हुआ था मेरा केमिस्ट्री वगैरह। अच्छा, a metallic wire with tension T and temperature 30 degree centigrade vibrate with its fundamental frequency। कोई वायर है जो कि T टेंशन में है और टेम्परेचर उसका दिया हुआ है और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है 1 किलोहर्ट्ज। The same wire with the same tension but at 10 degree centigrade vibrate with the fundamental frequency of this। तो सेम टेंशन और 10 डिग्री करने पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो हमें पता है कि फंडामेंटल हमारा क्या होता है, V/2L होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो L चेंज हो गया ना, और V की वैल्यू क्या होती है, √T/μ। म्यू कितना बोलोगे, अगर टोटल मास M है तो M/L ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/2T/m इंटू L। सही है यहाँ तक? नीचे बोलो आ बच्चों। जाएगा। है, अच्छा हाँ, L नीचे आ जाएगा, सॉरी, L नीचे आ गया। तो अब देखो इसमें क्या टेंशन चेंज हो रहा है, बोला गया कि सेम टेंशन से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी टेंशन सेम है। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मास चेंज हो जाएगा वायर का? लेकिन लेंथ तो चेंज नहीं। होगा ना, लेंथ चेंज होगा तो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे ना। तो अगर हमें लेंथ में कुछ चेंज होगा तो इसमें चेंज को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 √Δl/L। चेंज को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, माइनस साइन भी आएगा बट चेंज ऐसे रिलेटेड होगा। ठीक है, हाँ सर। तो अब देखो चेंज जो है ऊपर कितना आया, 0.001 अपॉन में नीचे कितना है 1। ऊपर भी किलो हर्ट्ज है नीचे भी किलो हर्ट्ज, तो किलो कट जाएगा ना, 1/2 डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या लिखोगे, एल अल्फा डेल्टा टी, जो भी डेल्टा थीटा, टेम्परेचर को थीटा से दिखा रहे हैं, अपॉन में इनिशियल लेंथ। तो ये कट गया, अल्फा पूछा गया, डेल्टा थीटा पता है आपको, हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट हाँ बताओ। सर। 27। 27। अच्छा, a stone is hung in air with a wire which is stretched over a sonometer। ना, सोनोमीटर वायर वाला है जिसमें ऐसा कुछ रहता है ना, कोई वायर लेते हैं और उसको में फिर आगे कोई क्लॉक लगा देते हैं, ऐसा है। ब्रिज ऑफ द सोनोमीटर आर 40 सेंटीमीटर अपार्ट व्हेन वायर इज यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क। फिर इसमें दो ब्रिजेज लगे हुए हैं और ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। When wire is unison with the tuning fork of frequency 256। ठीक है, तो देखो इसमें ये बोला गया कि अभी हम लोग जैसे ये 40 सेंटीमीटर वायर जो है ये ऑसिलेट कर रहा है कुछ 256 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के साथ में। फिर हमने इस स्टोन को जब यहाँ पानी में डाल देंगे तो टेंशन चेंज होगा ना, तो फिर हमें ब्रिज को 22 सेंटीमीटर पे लाना पड़ रहा है ताकि वो फिर से वही सेम फ्रीक्वेंसी दे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन कितना है ये पूछा गया है।
तो मान लो अभी जब इसका मास m है तो यहाँ पे टेंशन कितना हुआ होगा mg के बराबर ना। और मान लो ये कुछ nth मोड में ऑसिलेट कर रहा है तो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इतने पार्ट की बस देखो ना, ये नोड बनेगा ना जो यहाँ पे ब्रिज लगा है। ये बात समझ आ रही है? हेलो। हाँ सर। तो एन एफ नॉट मतलब v मतलब t बाई म्यू बाई 2l, ये वैल्यू कुछ है 256। अब आपको क्या करना है, इधर t चेंज हो रहा है ना, और क्वेश्चन में बोला गया सेम मोड मतलब n को चेंज नहीं करना है ना। जब हम पानी में डालेंगे तो t चेंज होगा और इधर की ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी है, सेम सोर्स के साथ इसको फिर से ऑसिलेट कराना है ना। ट्यूनिंग फॉर्क चेंज नहीं हुआ है, ये सेम है। तो अगर ये चेंज होगा तो नीचे एल चेंज होगा, तब ना जाकर के ये सेम बना रहेगा वैल्यू। म्यू भी चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि वायर तो सेम लीनियर डेंसिटी का है, समझो। तो जब आप इसको पानी में डाल दोगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, टी माइनस बॉयंट फोर्स ना। यहाँ रूट टी बाई एल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप लगाओगे रूट टी T1 बाई L1 इक्वल टू रूट T2 बाई L2। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। T1 की वैल्यू mg डालोगे, T2 की वैल्यू mg माइनस बॉयंट फोर्स, L1 दिया है L2 दिया है, तो इससे बॉयंट फोर्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ mg। फिर आप निकाल सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रही होगी मटेरियल की। हाँ सर, वो आ जाता है थोड़ा सा। और करूँ सॉल्व प्रति की, आप हो जाएगा। हो जाएगा सर अब। सुजल सुजल कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बताओ। सर 33 समझा लो ना। हाँ सर 33। ठीक, 33 देखो। When we clap our hand, the sound produced is best described by देखो, जो हम क्लैप करके साउंड बनाते हैं वो क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल में एक तरह से वो है ना, साउंड निकल रहा है। हाँ सर। तो वो कई सारे छोटे छोटे प्रेशर वेव के सम होने चाहिए। एक मिनट मेरे को और सोच लेने दो। ना तो वही कर लेंगे ना, हर एक कई सारे वेब की सुपरपोजिशन का करके लिख देंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ। सर 38। A point A is located at a distance 1.5 meter from a point source of sound of frequency this much hertz. Power of the source given है, speed in air is given, density air given, find the pressure amplitude, ये देखो हमने एक P पावर का सोर्स ले लिया और उससे R डिस्टेंस पे हमें निकालना है कि कितना प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा। तो आप R डिस्टेंस पे ये निकाल सकते हो कितना इंटेंसिटी होगा। है कि नहीं, इंटेंसिटी कितना बोलेंगे, वहां पे प्रेस जो पावर P आ रहा होगा अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर।
तो इंटेंसिटी आ जाएगी r डिस्टेंस पे। हाँ सर। अब इंटेंसिटी और प्रेशर एम्पलीट्यूड में कुछ रिलेशन होता है क्या? हाँ सर, वो मॉड्यूल में दिया है एक P0²/2 ρV ऐसा। हाँ ना, आप ऐसा रिलेशन डिराइव कर सकते हो जो आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हम लोगों ने? नहीं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? हाफ रो इनटू, एक मिनट मेरे को लिख लेने दो ना, हाफ एम एम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अपना इंटेंसिटी का ना। हेलो। हाँ सर। और साथ में हमें पता है प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए के ना। बी को आप लिख सकते हो, हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड होता है √b/ρ, तो यहाँ से बी की वैल्यू लिख सकते हो ρ/v²। तो अब हम इन दोनों को रिलेट करके आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी नॉट लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो अब एक मिनट रुक जाओ, हमें किसके किसके टर्म में लिखना है? हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह पता है, वेवलेंथ वगैरह पता है, डेंसिटी वगैरह गिवन है। सर वो K को ω/v लिख दो ना, मतलब वो थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरिजन। के को ω/v, अच्छा अभी ऐसे हो गया। तो अब देखो इनको बस रिलेट करना है। तो अब रिलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें देखो यहाँ क्वेश्चन में स्पीड ऑफ वगैरह दिया हुआ है ना, तो लगे तो या तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं किसकी वैल्यू डाल दी जाए। अगर हम मान लो ए ओमेगा की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ से ए ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा पी नॉट अपॉन रो वी। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 ρ v, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। अब आप इंटेंसिटी निकाल चुके हो r डिस्टेंस पे, ये निकालना है, डेंसिटी दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है, कर लोगे? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 52, उसका सी ऑप्शन बताओ। सर 43। 43, when beats are produced by two progressive wave of nearly same frequency, which one of the following is correct ना। बीट्स का क्वेश्चन है, मतलब बीट्स में वही होता है ना, दो लगभग सेम फ्रीक्वेंसी के ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन। पार्टिकल्स वाइब्रेट simple harmonically with the frequency equal to difference of in the component frequency। देखो यहाँ पर एक चीज ये है, जैसे हमने जब बीट्स डिराइव किया था तो याद है हमने वहां पर पहले एम्पलीट्यूड का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था, तो कुछ ऐसा आया था। फिर उसके मॉड ए का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो मॉड ए
में क्या होगा, ऐसा कुछ आ जाता है ना। तो जो मॉड ए का फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा बीट फ्रीक्वेंसी हो जाता था, क्योंकि इंटेंसिटी मॉड ए पे डिपेंड करेगी ना, ए स्क्वायर का ग्राफ। ए स्क्वायर मतलब जो मॉड जैसे वैरी करेगा वैसे ए स्क्वायर भी वैरी करेगा ना, समझो। हेलो। हाँ सर। ना, हमें अगर ए स्क्वायर का बनाना है या फिर मॉड ए का, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी आएगा ना। अब देखो, जब हमें बोला गया ओसिलेशन में एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी, ओसिलेशन में एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी तो simple with the frequency equal to, देखो जब बीट होता था तो वहां पे दो फ्रीक्वेंसी आती थी, एक तो एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी आती थी F1 माइनस F2 ना, ये एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी आती थी, और दूसरी एक वेव की फ्रीक्वेंसी आती थी। वो कितनी आती थी, F1 प्लस F2 आती थी ना, बाई 2। हेलो। हाँ सर। अपना ऐसे रहता था ना, y इक्वल टू ए साइन, मान लो x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो 2 पाई F1t, और y इक्वल टू y2 इक्वल टू ए साइन 2 पाई F2t। तो जब इनको हम लोग ऐड करते थे C प्लस डी से, तो जो डिफरेंस होता था वो एम्पलीट्यूड में ले लेते थे, और सम वाला लगभग वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाती थी। तो इसका मतलब जो हमारा एम्पलीट्यूड होता था वो कुछ ऐसे वैरी करता दिखता था, और इसके अंदर जो पार्टिकल ओसिलेट करता था वो कुछ ऐसे उसका ओसिलेशन दिखाते थे ना। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी तो किसकी होती थी, F1 प्लस F2 बाई 2 होती थी ना, लगभग वही जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहला पार्ट जो है, पार्टिकल वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली विद फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है वो तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो ये पहला गलत है। कुछ समझ आ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। फिर सेकेंड पार्ट है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एनी पॉइंट चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली with frequency equal to difference in the frequency of two wave। अब बोला गया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एनी पॉइंट चेंजेस सिंपल हार्मोनिकली विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव। ये तो हमारा बाय 2 रहता है यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे चेंज हो रहा है। हेलो। हाँ सर। तो ये जो वेरिएशन है उसमें भले ही वो एम्पलीट्यूड नेगेटिव में हो, बट एम्पलीट्यूड तो आप क्या बोलोगे कि एक तरह से, जैसे मान लो ऐसा कुछ हमारा कोई पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, तो या अगर एम्पलीट्यूड का भी किसी टाइम पे ये है तो इसका मतलब वो इधर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा ना। तो एम्पलीट्यूड कितना है उसके लिए हम ये नहीं बताएंगे कि प्लस में है, वो तो दोनों साइड में उतना तक जाएगा ना। सेम वे में जब एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर एम्पलीट्यूड निगेटिव है तो निगेटिव में ही जाएगा ना, वो तो दोनों साइड ओसिलेट कर रहा होगा। तो एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह से मॉड ए की फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी, मतलब एम्पलीट्यूड का वेरिएशन मतलब मॉड ए का वेरिएशन।
वहां पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड का कोई सेंस नहीं है ना, नहीं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का, क्योंकि नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों साइड ऑसिलेशन होता है ना। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो इसका मतलब हम मॉड ए का बताएंगे। मॉड ए मतलब वही जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, जो इंटेंसिटी की होगी ना, तो इसका डबल करके बताएंगे ना। जितनी देर में ये एम्पलीट्यूड को हमने दिखाया ऐसे, उसके डबल फ्रीक्वेंसी से वो हो रहा होगा, मतलब वही बी ऑप्शन आ जाएगा। मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड ऐसे वैरी हो रहा है, बट एम्पलीट्यूड का सेंस लेके सोचोगे तो यही बताना रहेगा। चमका कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? सर रिपीट करो ना एक बार। देखो मैंने अगर कहीं पे तुमने ये जो ग्राफ बनाया, ये एम्पलीट्यूड को मैथमेटिकली दिखा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड ये मैथमेटिकली जो है इसका क्या सेंस है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है अभी इस, अगर एम्पलीट्यूड ये कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो इतने एम्पलीट्यूड तक ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ऑसिलेशन में क्या होता है, अगर कुछ एम्पलीट्यूड है तो वो दोनों साइड जाता है ना उतना। एम्पलीट्यूड हाँ कोई सर। एक साइड को देख कर तो नहीं बताते हो ना, एम्पलीट्यूड मतलब वो दोनों एक्सट्रीम में वहां तक जाएगा। हाँ सर। सर तो वो F1 माइनस F2/2 क्यों क्या, वो बीट फ्रीक्वेंसी है ना, तो F1 माइनस F2 ही होगी ना सिर्फ। अरे यार तुम अभी वहीं फंसे हुए हो। देखो ए साइन 2 पाई F1 t ओमेगा टी लिखा है ना, के एक्स वाला टर्म में एक्स जीरो डाल दिया है तो वो जीरो है। अब इनको हमने ऐड किया, y इक्वल टू क्या आ गया, y1 प्लस y2, तो कितना आ जाएगा 2a साइन c प्लस d/2, तो ये आ जाएगा इंटू 2 पाई इंटू कॉस c माइनस d/2, ऐसे आ जाएगा ना। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2a कॉस 2 पाई इंटू ये कुछ fa मान लिया, यहाँ पर आ गया हम। कुछ ये ऐसे हो गया ना, इसको कुछ मैंने f लिख दिया इतने टर्म को हाँ ना। सर समझा। ना तो ये वाला टर्म हमारा एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को ना। तो हाँ एम्पलीट्यूड सर का जो समझा। फ्रीक्वेंसी है वो F1 माइनस F2/2 है, वो मैथमेटिकली वो एक तरह से है कि जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसे वेरी कर रहा है, इस चीज को दिखा रहा है ना। लेकिन एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो भी वहां पे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाएगा ना, तो आप एम्पलीट्यूड नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं बोलोगे। ये तो मैथमेटिकल हुआ। एम्पलीट्यूड का वेरिएशन तो आप हमेशा प्लस में बोलोगे ना, कि भाई यहाँ यहाँ एक बार ये वेरिएशन, फिर ये वेरिएशन, फिर ये ऐसे चल रहा है। हाँ सर समझ रहे हो मैं समझा। क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए आप जो ये मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी आई है इसका डबल करके बताओगे एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी। सुजल भाई कुछ समझ आ रहा है हाँ सर समझा। ना? यहाँ पे पार्टिकल का ओसिलेशन अगर हम दिखाएं तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। तो समझो ना, ये आपको ये एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम्स देखने हैं ना, कि यहाँ कितनी बार वेरिएशन चल रहा है ये। नेक्स्ट बताओ। 52। एम्पलीट्यूड मतलब मॉड ए का ही बताना रहेगा ना, ए का नहीं, मॉड ए का फ्रीक्वेंसी। कौन सा बोले? 52।
देखो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है ना। फिर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, डेंसर मीडियम मान लो, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसके वजह से क्या हुआ, x इक्वल टू 0 पर वो रिफ्लेक्ट हुआ। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो इधर को जा रहा होगा, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो अगर ऐसा वेव है तब वो क्या हो रहा होगा, ऐसा हो गया होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, है कि नहीं। हाँ सर। और इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अगर मीडियम सेम है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे ना, सेम मीडियम है यहाँ पे, सब कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम वेव वापस आई है ना, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, तो अगर इंटेंसिटी 0.64 टाइम हुई है तो मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, नया एम्पलीट्यूड 0.8 a, अगर इंसिडेंट a है तो 0.8 a रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो जब वेव वापस आती है तो उसका एम्पलीट्यूड बस चेंज हो जाता है, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्या स्पीड चेंज हो जाएगी, सेम मीडियम है ना, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं है, और स्पीड जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो अब देखो जो ये x का कंपोनेंट कॉप्सेंट a है, a क्या है, k है, k मतलब 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा कितना बोल सकते हो, 2 पाई बाई k, और टाइम का कॉप्सेंट जो है वो ओमेगा है ना, वो कितना बोलोगे, 2 पाई f, तो f कितना बोल सकते हो यहाँ से, b अपॉन 2 पाई। तो ए ऑप्शन सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि वो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव 0.8 a होगा, वो भी सही है। सी ऑप्शन में है रिजल्टेंट वेव फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन इज, अब रिजल्टेंट वेव के लिए आप क्या करोगे, जो दो वेव आ रहे हैं उनका सुपरपोजिशन करा दोगे ना, तो जो दो वेव आ रहे हैं उनका सुपरपोजिशन में क्या क्या होगा, आप क्या क्या करोगे यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ये रिवर्स हो गया है, रिवर्स हो गया है, तो एक तो पाई का फेज चेंज करा दोगे, और दूसरा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जहां पे एक्स है वहां पे माइनस डाल दोगे ना। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक तो ये एक्स वाला टर्म माइनस हो जाएगा, प्लस पाई का फेज चेंज हो जाएगा। एक मिनट में कुछ ऐसा थोड़ा सा सोच लेने दो। हेलो, हाँ सर। तो देखो यहाँ पर ये जो पाई का चेंज डालोगे, ये पाई की वजह से आगे माइनस आ जाएगा, -0.8 कॉस, अब कॉस थीटा में माइनस ए एक्स प्लस बी टी हो या माइनस कॉमन कर दो, ये बी टी माइनस ए एक्स हो, दोनों सेम ही है ना, ये लिखो या फिर ए एक्स माइनस बी टी लिखो, दोनों सेम है, कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा ना, हाँ सर। तो इसको ए एक्स माइनस बी टी लिख देता हूँ। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है, तो ये और जो ये वेव है इन दोनों का सुपरपोजिशन कराएंगे, वही वेव इसमें मिलेगी ना, अब नई वेव। हाँ सर, समझा। तो ये आ जाएगा, एंड वी मैक्स पार्टिकल स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, तो जब इनका सुपरपोजिशन हो रहा होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहां तक जाएगा, a1 प्लस a2, मतलब 1.8 a तक जाएगा मैक्सिमम ना, तो ये एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, यही पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड होगी, ओमेगा मतलब b, तो सी ऑप्शन भी सही है।
फिर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बताना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कैसी बनेगी? इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या इक्वेशन आएगी? बोलो भाई कुछ। सर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो फिर इतना अच्छा नहीं बनेगा जो दिया है। हमें देखो इनका सुपर पोजिशन कराना है। तो अगर देखो ये सेम होगा तो हमको सॉल्व करते आएगा ना इसको। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है ये। अब मैं इनको जब ऐड करूंगा तो ये पार्ट अलग रखूंगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। टोटल y कितना हो जाएगा फाइनल? तो 0.2a cos ax प्लस bt अलग रहेगा, प्लस इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या रहता है? -2 sin sin। माइनस रहेगा। हाँ हाँ वो सर, -2 sin sin। -2a, 2a कितना है? 0.8 है ना? 0.8a माइनस बोल लो ना, इंटू साइन c प्लस d बाई 2, तो ये आ जाएगा ax इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। c माइनस डी करेंगे तो bt आ जाएगा। ठीक है ना? सब सही लिखा है ना? हाँ सर। तो ये माइनस से कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखो हमारा जो स्टैंडिंग वेव बना उसको आप क्या लिखोगे? माइनस में 1.6a साइन कुछ ax इंटू साइन bt, ऐसा कुछ हमारा स्टैंडिंग वेव बन रहा है ना। ये हमारा स्टैंडिंग वेव बना है। और वहां पे देखो एक ट्रैवलिंग वेव भी प्रेजेंट है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2a। समझो? तो यहाँ पे एक तो स्टैंडिंग वेव और एक ट्रैवलिंग वेव का कॉम्बिनेशन बनेगा वहां पर, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अगर ये नहीं होता तो नोड पे एम्पलीट्यूड कितना मिलता? अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो नोड पे एम्पलीट्यूड 0 मिलता है। तो फिर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है स्टैंडिंग वेव की। और एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड कितना दिखता है? 1.6 से ना, और यहाँ 0। लेकिन ये है तो हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड 0.2a है ना। तो आप इस वेव को ऐसे बनाओगे फिर ना। 0.2a तो हर में रहेगा, तो ये जो होगा 0.2a से 1.6 ऊपर तक जाएगा, ऐसे चल रहा होगा ना। नोड भी अब 0.2a तक तो जाएगा ही ट्रैवलिंग वेव की वजह से। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1.8a तक। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। तो इसका देखो क्या मतलब हुआ कि जब अलग अलग एम्पलीट्यूड के दो वेव के वजह से सुपर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो वहां पे एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है? A1 प्लस A2, 0.2 प्लस 1.6 मतलब 1.8 है। और एंटी नोड मतलब A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 पे कितना मिलेगा?
उनका डिफरेंस ना, जब ये इक्वल रहते हैं तो ये 0 हो जाता है, जब इक्वल नहीं होंगे तो यहाँ पे 0 नहीं दिखेगा। जब अनइक्वल एम्पलीट्यूड के स्टैंड वेव के सुपरपोजिशन होता है तो नोड पर एम्पलीट्यूड 0 नहीं, A1 माइनस A2, और एंटी नोड पे A1 प्लस A2। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन गलत है, उसमें बोला गया है इक्वेशन जो दी है वो गलत इक्वेशन है ना, वैसा कुछ बन ही नहीं रहा है ना, ये और ये का कॉम्बिनेशन है। आगे बताओ। ये आप अपने क्लास नोट में भी नोट कर सकते हो ना कि A1 A2 अलग अलग एम्पलीट्यूड के स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड क्या रहता है। सेकंड का फिगर बताओ ना सर, एक्सरसाइज 3 वाले का। सर 60। हाँ सर 60। 6060 ना, 60। इन केस ऑफ साउंड वेव विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। यहाँ पे कोई सोर्स है और इधर कोई रिसीवर है, मतलब कोई लिसनर। विंड इज ब्लोइंग, यहाँ पे ऐसे विंड जा रहा है कुछ UW स्पीड से। बोथ सोर्स एंड रिसीवर आर स्टेशनरी, लैम्डा नॉट इज द ओरिजिनल वेवलेंथ विथ नो विंड ना। जब विंड नहीं है तब वहां पे वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। देखो हमारा यहाँ पे कोई डॉपलर का ये क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। V इक्वल टू F लैम्डा होता है ना। फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो जाए, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे विंड चलने लग जाएगा तो V चेंज होगा, V चेंज होगा तो इधर लैम्डा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में बोला गया जब विंड नहीं है तो लैम्डा नॉट है ये ना, और ये V है कुछ। अब बाद में V कितना हो जाएगा, V प्लस UW, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और लैम्डा अब चेंज हो जाएगा। तो नया लैम्डा कितना बोल सकते हो, V प्लस UW अपॉन में F का वैल्यू यहां से डाल दो, अपॉन में F की वैल्यू कितनी है, ये लैम्डा नॉट। नहीं यहाँ पे देखो ना, तो सोर्स चल रहा है ना, वो लिसनर चल रहा है, तो ये डॉपलर इफेक्ट का नहीं है, बस V वैरी कर रहा है तो लैम्डा कैसे वैरी होगा ये क्वेश्चन है। समझा सर। हाँ सर समझा। आप अगर मान लो उससे निकालना चाह रहे हो तो लैम्डा अपेरेंट के लिए मैंने क्या बोला था, जिसके लिए भी लैम्डा अपेरेंट निकाल रहे हो उसके लिए साउंड की रिलेटिव स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी करनी है ना। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी हो रखी है, V प्लस UW, और फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंच रही होगी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालोगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी तो कितनी आएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में डालो, रियल फ्रीक्वेंसी ओवर C, विंड आ गया तो C प्लस VW हो जाएगा ना, साउंड की स्पीड चेंज हो जाएगी ना इधर जो आ रही है वो, और दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों जगह चेंज होगी ना, तो वही F आएगा अपेरेंट। तो वो वाली वैल्यू यहाँ डाल दोगे, F की वैल्यू इधर से निकालोगे। मतलब ये करना कोई बहुत बुद्धिमानी तो नहीं है, समझो ना। जब ना तो सोर्स चला ना लिसनर चला तो क्यों डॉपलर इफेक्ट लगाओगे, समझो ना। डॉपलर इफेक्ट कब के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो ऐसे। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हो गया सर एक्सरसाइज सेकंड। हाँ 3 का सेकंड ना। हाँ, उसकी फिगर बता दो बस।
अब 1 मिनट रुकना। ठीक है, एक्सरसाइज 3